गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आपके कोर्स में है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता करना है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, उपवाक्य किसे कहते हैं, आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं। इस बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो सब आपके वाक्य के अंतर्गत आएगी। सबसे पहले हमें ये जानना है वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य क्या होता है? पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो वाक्य कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक पदों के ऐसे पारस्परिक मेल को वाक्य कहते हैं जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो। समझ में आ रहा है? पद तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पदबंध के बारे में पढ़ा था, जब हमने पढ़े थे शब्द, पद, फिर पद का पदबंध, है ना। तो शब्द क्या है? जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जिसका निश्चित अर्थ हो, वो शब्द है। और पद क्या है? जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पर उन्हीं पदों की बात हो रही है जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बने हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? पदों का एक ऐसा समूह, यानी दो या दो से अधिक पदों के ऐसे पारस्परिक मेल जिसका अपना एक निश्चित अर्थ हो, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। देखो, हम इसको एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। क्या थे? गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अब इन शब्दों समूह में जो बात कही जा रही है ना, वो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि गांधी जी क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन अगर मैं इसी वाक्य को तोड़ मरोड़ कर उल्टा सीधा बोल दूं, अहिंसा गांधी के जी पुजारी थे, तो ये जो शब्दों का, ये केवल क्या है? शब्दों का समूह मात्र है। ये कोई वाक्य नहीं है, क्योंकि इनको व्यवस्थित समूह में नहीं रखा गया है। मतलब इसमें जो पदों को जो व्यवस्थित समूह में रखा जा रहा है या उनका एक निश्चित अर्थ निकलना चाहिए, वो नहीं है। इसके अर्थ को हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो दूसरा वाला वाक्य है, इसके अर्थ को हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये वाक्य नहीं है। तो इसलिए वाक्य की जो परिभाषा है, एक सही शब्दों में वाक्य की परिभाषा क्या होगी? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी भाव एवं विचार को पूर्णतः व्यक्त करता हो। मतलब हमारे जो विचार हैं, हमारे जो भाव हैं, उनको वाक्य में, शब्दों के सार्थक समूह में वाक्य के रूप में अगर हम प्रयुक्त करते हैं तो सही मायने में वही वाक्य कहलाता है। अब इसके बाद हम जानेंगे वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय, है ना। सबसे पहले जिसके बारे में, मतलब उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या कहते हैं? जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी जैसे मैंने बोला, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी तुलसीदास। तो तुलसीदास के बारे में बात की जा रही है तो ये उद्देश्य हो गया। और तुलसीदास ने किसके बारे में बात की है? रामचरितमानस लिखी, ये इसका विधेय हो गया। जैसे एग्जाम्पल है, ताजमहल आगरा में है। इस वाक्य में ताजमहल तो उद्देश्य है और आगरा में है इसका विधेय है। यानी वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। मतलब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो क्रिया करता है, मतलब करने वाला, वो उद्देश्य होता है। और वाक्य में कर्ता के लिए जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मतलब जो बात की जा रही है उसे विधेय कह रहे हैं। आगे वाला जो सेंटेंस है, पहले वाला जो काम कर रहा है उसे तो हम उद्देश्य कहेंगे, और जो काम हो रहा है उसे हम विधेय कहेंगे। अब इसके बाद हमारे कोर्स में तो रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण है, जबकि वाक्य के दो प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपके कोर्स में नहीं है, तो अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। पहला आपका है सरल वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य क्या है? रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में
उद्देश्य तथा विधेय हो, मतलब एक ही विधेय हो, उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है, जो क्रिया होगी वो क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है ना, एक ही मुख्य क्रिया होगी, उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे, है ना। तो अब इसके एग्जाम्पल, जैसे सरिता ने गाना गाया, बच्चे शोर मचा रहे हैं, बंदर ने बच्चे को पंजा मारा, सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे, अध्यापक जी ने कक्षा में आते ही प्रश्न पत्र बांट दिए। ये सारी जो वाक्य है ये सब क्या है, सरल वाक्य। अब यहाँ पर सरिता क्या है, उद्देश्य है, और ने गाना गाया इसका विधेय है, मतलब एक उद्देश्य और एक ही विधेय हुआ। इनमें सरल वाक्य का अर्थ ये नहीं है कि वाक्य छोटे हों, वाक्य बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उसमें मुख्य जो क्रिया है अगर वो एक ही है, यानी एक ही अगर विधेय है, तो वो हमेशा सरल वाक्य ही होगा। ठीक है ना, अगर उसकी जो मुख्य क्रिया है वो अगर एक ही होगी, जो क्रिया जो कर रहा है ना, अगर वो एक ही होगी तो वो सरल वाक्य होगा। जैसे मैं बोलूँ, इशिता ने गुजराती भाषा में गाना गाया, ये बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया। इशिता ने गुजराती भाषा में गाना गाया, तो गाना गाना इसकी एक क्रिया हो गई, इसकी मुख्य क्रिया क्या है, गाना गाना। अब इशिता ने गुजराती भाषा में, तो सेंटेंस बड़ा है लेकिन ये फिर भी सरल और साधारण वाक्य है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही मुख्य क्रिया है। क्लियर है। अगला है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य हैं जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाए। अब आप पूछेंगे समुच्चय बोधक क्या होते हैं। देखो बच्चों, समुच्चय बोधक ऐसे शब्द होते हैं जिनसे आपने अविकारी शब्द पढ़े होंगे, है ना, जैसे जिनको योजक चिन्ह कहा जाता है, जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जो क्या काम करते हैं, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, है ना। तो समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें सरल वाक्य ही होंगे, ठीक है, लेकिन इसकी जो क्रियाएं होंगी, मुख्य जो क्रियाएं होगी, तो दो सरल वाक्य होंगे तो दो ही मुख्य क्रिया होगी, इसमें दो ही उद्देश्य होंगे, दो ही विधेय होंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जब दो या दो से अधिक उपवाक्यों को योजक द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मतलब दो सरल वाक्यों को जोड़कर अगर एक वाक्य बनाया जाए और उसके बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो वह सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य होंगे। और ऐसे वाक्यों में दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। अगर इन योजक चिन्ह को हटा दिया जाए तो भी दोनों जो वाक्य होंगे उनका अपना एक स्वतंत्र अर्थ निकलेगा। जैसे माताजी बाजार गई और खिलौने खरीद लाई, तो खिलौने खरीद लाना ये भी एक वाक्य है, और माताजी का बाजार जाना ये भी एक वाक्य है। और शब्द से मैंने इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, तो ये और शब्द जो है वो समुच्चय बोधक शब्द है, योजक शब्द है ना। तो इनको जोड़कर नया वाक्य बनाया गया। जैसे आपके एग्जाम्पल दे रखा है, राम बिस्तर पर गया और सो गया, तो राम बिस्तर पर गया ये भी एक वाक्य है, और सो गया ये एक सरल वाक्य है ना। तो दोनों को और शब्द से, योजक शब्द से जोड़ा गया। सुबह हुई और प्रकाश फैल गया, माँ आने वाली थी किंतु अब तक नहीं आई, वह बाजार गया और सब्जी खरीद लाया, मोहन ने पढ़ाई नहीं की इसलिए परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, सारे जो उदाहरण हैं, उनके आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो संयुक्त वाक्य हैं उनमें दो सरल वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, समझ में आ रहा है आपको। संयुक्त का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। दो शब्दों को जोड़कर जब हम वाक्य, आपस में वाक्य जब जोड़ते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य
कहेंगे। जैसे मैं बाजार गया और सब्जी खरीद कर लाया। रचना बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं जा सकी। अगला है आपका, देखो, आप चाय पिएंगे या आप भोजन करेंगे। तो चाय पिएंगे और भोजन करेंगे दोनों अलग अलग वाक्य हैं। अगर इसमें से या योजक शब्द हटा दूं, इसका लोप हो जाए, तो ये अपने आप में दो स्वतंत्र शब्द बन जाएंगे। परीक्षा कठिन है इसलिए मेहनत से पढ़ाई करो। ये आप लोगों के लिए भी है कि आपको 10वीं क्लास की पढ़ाई करनी है, इसके लिए मेहनत करनी है। परीक्षा आपकी बहुत कठिन स्तर की है, तो आप मेहनत से पढ़ाई करोगे तभी उत्तीर्ण होंगे, है ना। ना तुम उसे पहचानते हो ना मैं तुम्हें। अब यहाँ पर जो कॉमा है ना, उसके स्थान पर और छिपा हुआ है। आप इसको और लगाकर भी इसे पहचान सकते हो। तो आपके जो ऊपर जितने भी वाक्य दे रखे थे उसमें किंतु, और, या, इसलिए, क्योंकि योजक शब्दों से जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया गया। यदि इन योजक शब्दों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक वाक्य में दो दो स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। योजक शब्दों से जुड़े हुए होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अब संयुक्त वाक्य की पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है, इसमें और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, क्योंकि, ये सारे जो अवयव शब्द हैं, ये सारे शब्द आपको याद होने चाहिए कि इनमें अगर ये योजक शब्द लगेगा तो ये संयुक्त वाक्य ही होगा। क्लियर है ना। संयुक्त वाक्य की पहचान के लिए आपको क्या करना है? जैसे सरल वाक्य के लिए उसमें एक ही मुख्य क्रिया होगी तो वो सरल वाक्य हुआ, और संयुक्त वाक्य के लिए क्या है? आपको उसमें योजक शब्दों को ध्यान रखना है। अगर इसमें और है, इसमें किंतु है, इसलिए, परंतु, लेकिन, बल्कि, ताकि, ठीक है, क्योंकि, ये सारे जो शब्द होंगे योजक शब्द, अगर किसी वाक्य, दो वाक्यों के बीच में अगर जुड़ रहे हैं, समुच्चय बोधक का काम कर रहे हैं, तो वह वाक्य कौन से कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। अगला है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या कह रहा है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, है ना, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। जैसे राम ने कहा कि वह कल लंका जाएंगे। मिश्र वाक्य का क्या है? जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, और इन्हें भी योजक चिन्हों द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे कि, तब, जब, जहाँ, है ना, जहाँ, वहाँ, जैसे, वैसे, है ना। तो पहला वाला वाक्य, जो पहला तो उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित, मतलब जो दूसरा वाला वाक्य पहले वाले पे आश्रित होगा, है ना। मिश्रित वाक्यों की रचना में एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्य से होती है जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही बारिश होने लगी। तो सुबह हुई, बारिश होने लगी। बारिश होने लगी कब होने लगी? जैसे सुबह हुई। तो ये एक दूसरे पर आश्रित है, यानी एक तो उपवाक्य होगा और दूसरा उस पर आश्रित होगा। राम ने कहा कि वह लंका जाएंगे। मुझे नहीं पता कि वे कब आएंगे। यहाँ पर जो ये की है, तब, जब, जैसे, वैसे, है ना, ये सारे क्या है? मैं केवल वहाँ जाता हूँ जहाँ सम्मान मिलता है। जैसे ही गाड़ी ने चलना शुरू किया बच्चा रोने लगा। तो यहाँ पर ये जो कॉमा लगा है ना, और जैसे, तो ये भी मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ रहा है। जैसे यहाँ पे लगा ना कॉमा की जगह, जैसे ही गाड़ी ने चलना शुरू किया और बच्चा रोने लगा। यह वही खिलाड़ी है जिसने स्वर्ण पदक जीता है। मुझे विश्वास था तुम सही उत्तर दोगे। तो कॉमा के स्थान पर क्या छिपे हैं? की। कॉमा के स्थान पर क्या छुपा है? की छिपा हुआ है। तो ये सब क्या है? मिश्र वाक्य हैं। मिश्र वाक्य में क्या होगा? एक तो प्रधान उपवाक्य होगा
और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। तो इसके आधार पर हम रचना के 3 भेदों के बारे में जान सकते। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में क्या है? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, सरल वाक्य कहलाता है, ठीक है ना। संयुक्त वाक्य में जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक द्वारा आपस में जुड़े होते हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा है मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं या मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका वाक्य रूपांतरण पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।